हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास सावधान हिंदुस्तान का पार्ट 12। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। क्या खूबसूरत प्लानिंग है आपकी जनाब। आप तो मेरी सुनो। वो दोनों जहाँ भी है हमारे काबू में है, परंतु मैं चाहता हूँ कि उनकी हरकतों की खबर भी मुझे मिलती रहे। इसलिए तुम उन दोनों पर नज़र रखोगे और अपने साथियों की सहायता लोगे इस काम में। मुन्ना का दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन जनाब उन्होंने किसी प्रकार की गड़बड़ की तो बम को कैसे उड़ाएंगे। आप तो दूर बैठे हैं, मेरा एक आदमी भी रिमोट के साथ उनसे 50 मीटर के दायरे में मौजूद रहेगा। हर वक्त एक रिमोट देवराज चौहान के लिए है और एक जगमोहन के लिए। मेरा फ़ोन उसको जाएगा और वो उसी पल दोनों को उड़ा देगा। रिमोट का बटन दबाकर सेकंड में ही उनकी खोपड़ियाँ उड़ जाएंगी। आपका प्लान तो बहुत ज़बरदस्त है। वो दोनों कहाँ विस्फोट करने वाले हैं, कहाँ पर आपने अभी तो घेराबंदी करके बांधा है मुन्ना। अब उन्हें हालातों से वाकिफ कराऊंगा और ऑर्डर दूंगा। मैं तुम्हें मूसा का नंबर दे रहा हूँ, उसे फ़ोन करके मालूम करो कि देवराज चौहान और जगमोहन किस पोजीशन में है और वहाँ जाकर उसे ढूंढ लेना। ये आसान काम होगा तुम्हारे लिए। हाँ जनाब, मैं कर लूँगा। उधर से हामिद अली ने मूसा का नंबर देकर फ़ोन बंद कर दिया। मुन्ना हाथ में फ़ोन थामे बुत सा बना खड़ा रह गया। हामिद अली के शब्द अभी भी उसके कानों में ड्रम की तरह बज रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन से विस्फोट कराने का प्लान है मुंबई में। उनके भीतर लगा बम उन्हें मजबूर कर देगा कि वो हामिद अली की बात माने। मुन्ना का दिमाग खराब हो गया ये बातें सुनकर। भारतीय जासूसी संस्था तो ये सुनकर परेशान हो जाएगी। ऐसे में संभव है वे ऐसा कुछ कर जाएं कि मामला संभल सके, परंतु ये आसान नहीं होगा। हामिद अली की निगाह हर पल उस पर होगी। मुन्ना अपनी सोचों को दौड़ाता जा रहा था कि पुनः उसका फ़ोन बजने लगा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने बात की। हेलो, हमने सुना कि तुमने हामिद अली से क्या बात की, परंतु सब कुछ नहीं समझ पाए। वो क्या कह रहा था? प्रभाकर की आवाज़ आई। बहुत ही खतरनाक बात कह रहा था, मुन्ना के होठों से निकला। वो ही तो जानना है हमें। बोलो, बताओ। मुन्ना खान धीमे स्वर में फ़ोन पर प्रभाकर को सब कुछ बताता चला गया। हामिद अली की योजना बहुत खतरनाक है, मार्शल गंभीर स्वर में प्रभाकर को देखता कह उठा। वो वक्त भी निकल गया कि हम हामिद अली को रोक पाते। देवराज चौहान और जगमोहन के शरीर में वो बम फिट कर चुका है, ट्रांसमीटर लगा चुका है और ऐसी डिवाइस भी लगा चुका है उनके शरीरों में कि जिसे वो हर पल जान सके कि वो दोनों मुंबई के किस हिस्से में है। इसके अलावा उन पर नज़र भी रखी जा रही है। एक अनीस नाम का आदमी उनके पास 50 मीटर के दायरे में मौजूद रहेगा कि उसे जब भी ऑर्डर मिले वो रिमोट के बटन दबाकर उन दोनों के शरीर में छिपे बम को ब्लास्ट कर सकता है। बहुत ही खतरनाक योजना है हामिद अली की। हामिद अली अपना घेरा पूरी तरह तैयार कर चुका है कि अब हालातों पर काबू पाना बेहद कठिन होगा। और इन बातों की खबर अभी तक देवराज चौहान और जगमोहन को नहीं। प्रभाकर बेहद गंभीर था। मार्शल और प्रभाकर की नज़रें मिली। कुछ पल वहाँ खामोशी रही। अब बात यह है कि क्या देवराज चौहान और जगमोहन उन बातों के लिए तैयार होंगे जो हामिद अली उन्हें करने को कहेगा। बम विस्फोट मुंबई में, प्रभाकर बोला। हाँ, हामिद अली अब उन्हें वो ऐसा काम नहीं करेंगे, प्रभाकर ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं करेंगे तो हामिद अली उन्हें बम से उड़ा देगा। मार्शल ने प्रभाकर को देखा। ये नहीं हो सकता, प्रभाकर होठ भींचकर कह उठा। वो हमारे काम के हैं, उन्हें मरना नहीं चाहिए। प्रभाकर वो हमारे एजेंट नहीं है, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है उन्होंने हमारे लिए काम किया, अपनी जान कई बार खतरे में डाली। ऐसा तो हमारे एजेंट रोजाना करते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो मार्शल? प्रभाकर ने मार्शल को देखा।
अगर वो दोनों बम विस्फोट करने के लिए तैयार हो गए तो हम उन्हें शूट कर देंगे। मार्शल शांत स्वर में बोला। प्रभाकर हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रहे हो मार्शल? प्रभाकर के होठों से निकला। अगर हमारा कोई एजेंट इस स्थिति में फंसा होता तो हम क्या करते प्रभाकर? मार्शल बोला। हम उसे बुरी स्थिति से निकाल लाने का प्रयत्न करते। ठीक, परंतु अगर हम उसे निकाल लाने में कामयाब न हो पाते तो उसे शूट करना ही पड़ता। वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक हमने देवराज चौहान और जगमोहन को इन हालातों से निकालने की कोशिश नहीं की। अभी हमें खबर ही मिली है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दोनों अभी तक खुद भी नहीं जानते कि वो किस स्थिति में फंसे हुए हैं। संभव है पता लगने पर वो खुद को किसी तरह बचा लें। तुम्हें देवराज चौहान और जगमोहन की बहुत चिंता है, मार्शल ने कहा। वो अच्छे लोग हैं, मेरे साथ कई बार काम कर चुके हैं, मैंने उन्हें करीब से देखा है। वो दोनों डकैतियाँ डालते हैं तो अच्छे कैसे हो सकते हैं? वो अवश्य डकैतियाँ डालते हैं, परंतु वो अच्छे लोग हैं मार्शल। मैंने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। जब जब भी उन्होंने हमारे कहने पर देश के लिए काम किया, दिल से किया, जान खतरे में डाली और काम पूरा किया। उन्हें बचाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे। अगर हम हालातों पर काबू नहीं कर पाए तो उन्हें शूट करना पड़ेगा। पहले देखो तो सही कि ये सब कुछ ने पता लगता है तो वो क्या करते हैं। हामिद अली ने मुन्ना को उन पर नज़र रखने को कहा है, मतलब कि मुन्ना उनके पास रहेगा और वक्त आने पर हम मुन्ना का इस्तेमाल कर सकते। प्रभाकर, मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा, हालात खतरनाक हैं। हामिद अली ने तगड़ा इंतजाम किया है, ऐसे में उन्हें बचा पाना आसान काम नहीं है। हमें बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। उन्हें बचाना होगा मार्शल। हमारे सामने अहम काम हामिद अली को ख़त्म करने का है, मार्शल ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान और जगमोहन की हमें इतनी ही चिंता करनी चाहिए कि अगर वो बम विस्फोट के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें शूट कर दो। अगर वो तैयार नहीं होते तो हामिद अली उन्हें बम से उड़ा देगा। मार्शल ने कुछ नहीं कहा। मार्शल, प्रभाकर गंभीर स्वर में बोला, हमारे मुखबिर, हमारे एजेंट हामिद अली की खबर पाने के लिए मुंबई में घूम रहे हैं। खबर मिली तो हामिद अली का काम निपटा देंगे। मुन्ना भी हामिद अली के ठिकाने की जानने की कोशिश में है, मतलब कि ये काम तो हो रहा है। इस दौरान मैं देवराज चौहान और जगमोहन को बचाने का काम करना चाहता हूँ। सफल होना बहुत कठिन है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा मार्शल। कैसे भी हो, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। हो सकता है इस दौरान हामिद अली से हमारा सामना हो जाए। ये सब कुछ हामिद अली कर रहा है, हमें उसका प्लान फेल करना होगा। वो तबाही मचाना चाहता है। मार्शल ने प्रभाकर को देखा और सिर हिला दिया। कोई प्लान तैयार करना होगा, ऐसा प्लान कि देवराज चौहान और जगमोहन से बात नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके शरीरों में माइक्रोफोन मौजूद है। जो भी बात की जाएगी वो हामिद अली सुन लेगा। उनका अपहरण नहीं हो सकता। ऐसा होने पर उनके शरीर में मौजूद खोजी डिवाइस से हामिद अली को पता चलता रहेगा कि वो कहाँ पर है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बम से उड़ा देगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही कोई प्लान तैयार करना होगा, मार्शल ने कहा। हमें थोड़ी कठिनाई से इस काम को करना पड़ेगा। यही तो मैं समझना चाहता हूँ, परंतु पहले देवराज चौहान और जगमोहन को हालातों का पता लगने दो। उन्हें भी वाकिफ होने दो कि वो किस जाल में फंस चुके हैं। इधर मुन्ना के संपर्क में रहो, उससे हर नई बात जानते रहो। साथ ही हम ये सोचते हैं कि उन्हें बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि देवराज चौहान और जगमोहन को बचा सके। असफल होने की स्थिति में हमारा अंतिम कदम उन्हें शूट करने का होगा। शाम हो गई। देवराज चौहान और जगमोहन कार पर ही घूमते रहे। मन दिमाग परेशान था कि हामिद अली ने उन्हें आज़ाद क्यों किया, जबकि पीछे भी कोई नहीं था। पीछे होता भी कोई तो तब भी सवाल अपनी जगह कायम रहता
कि इतनी मेहनत के बाद पकड़कर उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। क्या करें अब? जगमोहन ने पूछा। हमें बंगले पर चलना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। बेहतर होगा कि हम वक्ती तौर पर कोई और ठिकाना बना लें, इससे हामिद अली की नज़रों से दूर रहेंगे। दिल नहीं मानता कि हामिद अली की निगाह हम पर नहीं है, देवराज चौहान बोला। बात तो तुम्हारी सही है, परंतु कोई पीछे लगा भी नहीं दिख रहा। जगमोहन उलझन में दिखा। कार मध्यम गति से सड़कों पर दौड़ रही थी। कुछ बात तो है ही, जो हामिद अली ने हमें आज़ाद कर दिया, देवराज चौहान बोला। उससे पहले 2 दिन हमें बेहोश रखा गया। कुछ है ज़रूर जो हमारी समझ में नहीं आ। शायद कोई हमारे पीछे है, जगमोहन कह उठा। कार ड्राइव करते जगमोहन की निगाह बार बार शीशे की तरफ उठ रही थी, जहां से कार के पीछे आते वाहनों का नज़ारा दिखाई दे रहा था। जगमोहन पुनः कह उठा। एक हरे रंग की कार, 1 घंटे में वो मुझे 3 बार पीछे आती दिख चुकी है। वो हमारे ही पीछे है। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। मैं कार को कहीं और ले जाकर देखता हूँ। 10 मिनट में जगमोहन ने कार को अलग अलग सड़कों पर घुमाया, परंतु पीछे की हरी कार उसे पीछे ही नजर आती रही। वो कार हमारे ही पीछे है, जगमोहन कह उठा। वापस बंगले पर चलो। ये स्पष्ट है कि हम किसी भी पल हामिद अली की नज़रों से दूर नहीं हुए। उसकी नज़र हम पर है। उसने हमें यूं ही नहीं छोड़ा। जरूर कोई बात है, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जगमोहन के होठ बिछ गए। आखिर इरादा क्या है उसका? हमने उसके भाई को मारा था। हमने उसके कई काम खराब किए हैं। इस नाते वो ज़रूर हमें ख़त्म कर देता, परंतु हमें छोड़ दिया। ये साधारण बात नहीं। वो हमसे कोई गेम खेल रहा है। हम उसकी गेम से अनजान हैं, परंतु हमें खुला छोड़कर वो हमसे क्या चाहता है, बहुत कुछ समझना बाकी है। 2 दिन तक उसने हमें बेहोश करके हमारा क्या किया, ये सब बातें सवाल खड़ा करती है। पीछे वाले को पकड़े, जगमोहन सख्त स्वर में बोला। मेरे ख्याल से इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले हमें हामिद अली की चाल को समझना होगा। देवराज चौहान और जगमोहन बंगले पर पहुँचे। वो हरी कार पीछे ही रही। शाम के 7 बज रहे थे। जगमोहन ड्राइंग रूम में मौजूद सोफे पर घसता कह उठा। मेरे ख्याल में अभी हामिद अली की तरफ से काफ़ी कुछ होना बाकी है। हमें इंतज़ार करना होगा कि वो चाहता क्या है। उसने हमें घेर रखा है। वो कुछ खास ही हमसे चाहता है, तभी हमें छोड़ा गया। चाहता है हमसे, हम कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो हमसे क्या चाहेगा, जगमोहन ने कहा। वो हमें। तभी देवराज चौहान का मोबाइल बज उठा। देवराज चौहान ने फ़ोन निकालकर नंबर देखा, फिर बात की। हेलो, कैसा है कुत्ते? उधर से हामिद अली का कड़वा स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान के दांत पिच गए। पाकिस्तान में इस तरह बदतमीजी से बात तो नहीं की जाती हामिद अली, देवराज चौहान बोला। जगमोहन के माथे पर बल पड़े। नजरें देवराज चौहान पर थी। तू मेरा कुत्ता है, जगमोहन भी मेरा कुत्ता है। मैंने कहा था न कि कुत्ते की मौत मारने के लिए पहले तुम दोनों को कुत्ता बनाऊंगा, फिर मौत दूंगा। मतलब कि कुत्ते की मौत मारूंगा। इस बार हामिद अली की आवाज़ में खतरनाक भाव थे। देवराज चौहान दांत बीचे खामोश रहा। मैंने तुझे और जगमोहन को कुत्ता बना दिया। अब तुम दोनों हामिद अली के पालतू कुत्ते हो। कुत्ते पालने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, खास तौर से हम जैसे कुत्ते पालने के। हामिद अली में बहुत हिम्मत है। वो तुम जैसे 20 कुत्ते पाल सकता है। तू मेरे देश में है हामिद अली, संभल कर रहना। हिंदुस्तान का ठेका ले रखा है तूने। तेरा जैसा इंसान मेरी राह में आए तो ठेका खुद ब खुद ही उठ जाता है। तुम तो आतंकवाद के खिलाफ काम करता है तू, मार्शल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ काम करता है तू। बहुत तकलीफ दी तूने मुझे, अब सब हिसाब तुझे देने होंगे। गिन गिन कर हिसाब लूँगा डकैती मास्टर साहब।
देवराज चौहान फोन कान से लगाए, होठ सिकोड़े कह उठा, और भी बहुत कुछ कहना चाहता होगा तू, तभी तो तूने फ़ोन किया। सही कहा, अभी तो मैंने बात भी शुरू नहीं की। मेरी बात सुनेगा तो तेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। उधर से हामिद अली ने जहरीले स्वर में कहा, जब तू समझेगा कि मेरा कुत्ता कैसे बन गया तू। देवराज चौहान उसकी बात सुनने के खातिर खामोश रहा। तेरे और जगमोहन के शरीर में 3 चीज़ें फिट की गई हैं देवराज चौहान, 3 तेरे में, 3 जगमोहन में। क्या? देवराज चौहान चौंका। आगे बहुत मौके मिलेंगे हैरान परेशान होने के, पहले मेरी बात तो सुन ले। उधर से हामिद अली कड़वे स्वर में कह रहा था, ये प्लान तो मैं पाकिस्तान से ही बनाकर आया था और मैं सफल भी रहा अपने। तभी हम दोनों को 2 दिन बेहोश रखा गया। देवराज चौहान के होठों से निकला, मेरा डॉक्टर बहुत काबिल डॉक्टर है। उसने इतने बढ़िया तरीके से काम किया कि तुम दोनों को पता भी नहीं चला। जरा सा कट मारा और खोजी डिवाइस शरीर में डालकर 2 टाके लगा दिए। जरा सा कट डाला और चने के दाने के साइज का बम तुम दोनों के शरीर में डाला और 2 टाके लगा दिए। जरा सा कट डाला तो ट्रांसमीटर तुम दोनों के शरीर में रखकर 2 टाके लगा दिए। ऊपर से जख्म सुखाने के लिए इंजेक्शन दिए और इस दौरान तुम दोनों को बेहोश रखा गया। 50 घंटों बाद तुम दोनों को होश आया तो तुम दोनों को कुछ भी पता नहीं चला। ये है मेरे काबिल डॉक्टर का कमाल। तुम दोनों हामिद अली के कुत्ते हो। मैं कहूँ बैठो तो तुम्हें बैठना होगा, जब कहूँ खड़े हो जाओ तो तुम्हें खड़े होना होगा। मजबूर हो अब तुम दोनों, मेरी निगाहों से छिप नहीं सकते। खोजी डिवाइस मुझे तुम दोनों की स्थिति बताती रहेगी। ट्रांसमीटर से मैं तुम दोनों की आवाज़ें सुनता हूँ कि क्या बातें हो रही हैं। जहाँ भी तुमने गड़बड़ करने की चेष्टा की तो शरीर में डाला बम फट जाएगा। उस बम का रिमोट मेरे पास है। एक बटन दबाया तो तुम्हारी ज़िंदगी खत्म, दूसरा बटन दबाया तो जगमोहन गया। समझे डकैती मास्टर साहब, तुम मेरा हुक्म मानने को मजबूर हो। जो मैं कहूँगा वो ही होगा। मेरे भाई के हत्यारों को मैं बहुत तड़पाऊँगा। मेरे रास्ते में तुम कई बार आए, जितना करना था तुमने कर लिया। अब ये बार बार तो होगा नहीं। तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे मैदान में आना पड़ा। बता मेरे कुत्ते, अब ये सब सुनकर तुझे कैसा लगा? देवराज चौहान सन्न रह गया। हामिद अली की बात सुनकर उनके शरीर में बम लगा दिए गए थे। माइक्रोफोन उनके शरीरों में फिट कर दिए गए थे। खोजी डिवाइस उनके शरीर के भीतर मौजूद थी। कई पलों तक उसके होठों से कोई बोल न फूटा। जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे के बदलते रंगों को पहचाना। उधर से हामिद अली के ठाके की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या हो गया डकैती मास्टर साहब? अब तुम्हें हामिद अली का पालतू कहना ठीक होगा। क्यों? कैसे हो कुत्ते साहब? देवराज चौहान ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। सामने खड़े जगमोहन ने इशारे से पूछा कि क्या बात है, परंतु वो फौरन क्या जवाब देता जगमोहन को। बोलती बंद हो गई मेरी बातों को सुनकर। हामिद अली की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तुम चाहते क्या हो? बहुत कुछ, इस बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। उधर से हामिद अली ने कड़वे स्वर में कहा, बोलो, ये तो तुम समझ गए कि तुम मेरे कुत्ते बन गए हो। बोलो हाँ। काम की बात कर हामिद अली। काम की बात कर रहा हूँ। बोल हाँ, तू मेरा कुत्ता है। नहीं तो अभी बम के रिमोट का बटन दबा दूंगा। सेकंडों में तू खत्म हो जाएगा। तेरी जिंदगी का रिमोट मेरे हाथों में है। देवराज चौहान के दांत पिच गए। दबाऊं बटन? हाँ कह दे देवराज चौहान, नहीं तो तू गया। हामिद अली की गुर्राहट कानों में पड़ी। हाँ, देवराज चौहान के बिचे दांतों से निकला। ये हुई न बात, इसमें बुरा भी क्या है? तू मेरा कुत्ता तो बन ही चुका है। हामिद अली खतरनाक स्वर में कह उठा, मैं कभी भी अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करता।
जबकि तूने तो खुद ही मेरे कामों में टांग फंसाई। क्या सोचा कि हामिद अली तेरे को भूल जाएगा? मैं अपने दुश्मन को तब तक याद रखता हूँ जब तक वो जिंदा रहता है। तो तेरे को आतंकवाद पसंद नहीं, हमारे काम तेरे को जचते नहीं, तभी तूने मेरे भाई को पाकिस्तान में आकर मारा। जवाब दे। आतंकवाद से मुझे नफरत है, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। कितनी नफरत? बहुत ज़्यादा। अब खुशी की बात बताता हूँ, तू अब हमारा मोहरा बनने जा रहा है। कभी नहीं, ये तुम्हारे सपने हैं जो कह रहे हो ऐसा। देवराज चौहान, तू मेरी मुट्ठी में है। उधर से हामिद अली ने दांत पीसकर कहा। तेरी और जगमोहन की जिंदगी मेरे हाथ में है, सिर्फ एक बटन दबाने की देर है और काम खत्म। मौत चाहिए तो तू मेरा कहना नहीं मानेगा, जीना चाहेगा तो तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगा। कहे तो कुछ करके दिखाऊं? क्या जगमोहन को उड़ा के दिखा देता हूँ? नहीं, देवराज चौहान गुर्राया। ऐसा करने की सोचना भी मत। उधर से हामिद अली हंस पड़ा। बहुत प्यार है जगमोहन से, तभी तो तकलीफ हुई मेरी बात सुनकर। देवराज चौहान के दांत पीछे रहे। अब तो तेरे को भी यकीन हो गया होगा कि तू सच में मेरा कुत्ता है। कुत्ते की ही मौत मारूंगा तुझे, परंतु जब तक तू मेरी बात मानता रहेगा तब तक जिंदा जरूर रहेगा। तूने कब तक जिंदा रहना है, ये फैसला तो तूने ही करना है। अब अपनी कार के पास जा। होश में आने के बाद तूने कार की डिग्गी नहीं देखी, वो जाकर देख, वहाँ तेरे लिए कुछ रखा है। क्या? जाकर देख ले, बाकी बाद में तेरे से करूँगा। इसके साथ ही हामिद अली ने फ़ोन बंद कर दिया। 2 पल तो देवराज चौहान फ़ोन कान से लगाए ठगा सा खड़ा रहा। फिर उसने फ़ोन हटाया और हाथ नीचे को होता चला गया। पास खड़े जगमोहन ने बेचैनी से पूछा, क्या बात है? हामिद अली ने हमारे शरीरों में खोजी डिवाइस, ट्रांसमीटर और बम लगा रखा है। देवराज चौहान दांत बींचकर बोला। क्या? जगमोहन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो स्तब्ध सा देवराज चौहान को देखता रह गया। कई क्षणों तक उनके बीच चुप्पी रही। एक दूसरे पर निगाहें थी उनकी। जगमोहन ने तेजी से सांसें ली और कहा, तो 2 दिन हमें बेहोश रखने के पीछे ये वजह थी। वो हमें अपने में शामिल करना चाहता है। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। मतलब कि हमें आतंकवादी बनाना चाहता है, ऐसा कुछ ही कहा उसने। हम उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। जगमोहन का चेहरा गुस्से से भर उठा। तो वो हमें बम से उड़ा देगा। धधक रहा था जगमोहन का चेहरा। ये नहीं हो सकता, वो हमें। उसने बहुत गहरी चाल खेली है हमारे साथ, इसमें कोई शक नहीं की। चलते फिरते हम उसके बंदी बन गए हैं। देवराज चौहान ने कहा। हामिद अली हर वक्त हमारे सिरों पर सवार है, वो हमारी बातें सुन रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं उसको पता है। ऊपर से उसके आदमी हम पर नज़र भी रखे हुए हैं। ऐसे में कुछ नहीं कर सकते हम। मुट्ठियाँ बीचे जगमोहन की सुलगती निगाह देवराज चौहान पर थी। आओ बाहर कार तक चलें। उसने हमारी कार की डिक्की में कुछ रखा है, वो देखने को कहा है। कहने के साथ ही देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस बात को हमेशा याद रखो कि हामिद अली हमारे हर कदम पर हमारे साथ है। जगमोहन भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों बाहर पोर्च में खड़ी कार तक पहुँचे। देवराज चौहान ने कार की डिक्की खोली। सामने गत्ते का एक डिब्बा रखा था। उसने डिब्बा खोला तो बीच में 2 रिवाल्वर रखी थी, जिनकी नालों पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। रिवाल्वर उठाई तो डिब्बे में नीचे 4 बम रखे थे, जिनके रिमोट भी उनके पास मौजूद थे। वो S-21 बम ही थे। देवराज चौहान ने बमों को निकाला और उसे देखने लगा। जगमोहन ने भी एक बम उठाकर देखा। ये चाइना के बने बम है, S-21 इन पर लिखा है। देवराज चौहान बोला। S-21 बमों के बारे में पहले कभी नहीं सुना। रिमोट साथ में लगे होने का मतलब है इन्हें चालू करके रख दो और जब चाहो रिमोट से धमाका कर दो। लेकिन ये हमारी कार की डिक्की में क्यों रखे गए हैं? जगमोहन कठोर स्वर में बोला।
हामिद अली का प्रोग्राम हमसे धमाके कराने का है। उस हरामजादे ने कैसे सोच लिया कि हम धमाके करेंगे? जगमोहन गुर्रा उठा। तो क्या करोगे? देवराज चौहान ने बमों को वापस डिब्बे में रखते हुए कहा। हम नहीं करेंगे ये काम, हम किसी भी कीमत पर धमाके नहीं। तो वो हमें बम से उड़ा देगा। हमारे शरीर के भीतर उसने बम लगा रखे हैं। क्या पता वो वैसे ही बकवास कर रहा हो, बम लगा ही ना हो। वो बकवास नहीं कर रहा, सही कह रहा है कि हमारे शरीरों में उसने बम लगा रखे हैं। वो हामिद अली है, आतंकवादी संगठन का नेता। इतनी बड़ी बात वो कभी भी गलत नहीं कहेगा, जबकि हम एक्सरे कराकर चेक भी कर सकते हैं ये बात। तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम आतंकवादियों की तरह मुंबई में धमाके करें, मासूम लोगों की जानें लें? अभी तक उसने ऐसा नहीं कहा। देवराज चौहान के दांत बिछ गए, परंतु कहेगा, यही कहना चाहते हो ना तुम? ये बम हमारी कार की डिक्की में रखने का यही मतलब निकलता है, देवराज चौहान ने कहा। मैं उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानूंगा। जगमोहन ने दांत पीसे। शांत रहो, आराम से सोचो, देवराज चौहान बोला। हमारी जिंदगी उसके हाथ में है, भीतर चलो। वे बंगले में पहुँचे। दोनों ज़रूरत से ज़्यादा परेशान थे। हमें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, देवराज चौहान ने कहा। उसने जो भी हमारे शरीरों में डाला है वो हमें निकलवाना होगा, जगमोहन ने दांत पीसते कहा। वो हमें सुन रहा है। उसने हमारे शरीर में ट्रांसमीटर भी फिट कर रखा है। याद है, भूला नहीं हूँ, जगमोहन गुर्राया। मैं उस हरामजादे की परवाह नहीं करता। बेहतर होगा कि तुम चुप कर जाओ। हम खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। तुम्हें हालातों की गंभीरता को देखना। इस स्थिति में अगर वो बम धमाके करने को कहता है तो क्या तुम करोगे? जगमोहन बोला। देवराज चौहान जगमोहन को देखने लगा। जवाब दो, क्या तुम करोगे? मेरा चुप रहना ही ठीक है इस वक्त। देवराज चौहान के होठ पीच गए। तुम्हारे इस जवाब का क्या मतलब हुआ? जगमोहन का गुस्सा बढ़ गया। इसका तो मतलब है कि तुम। मुझे इन हालातों पर सोचने दो। अभी सोचा नहीं जो, वक्त ही कहाँ मिला है। तुम चुप रहोगे तो सोच पाऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं हामिद अली की धमकी में नहीं आने वाला। वो गलत सोचता है कि मुझे इस तरह फंसाकर मुझसे धमाके करवा लेगा। मैं कभी भी उसकी बात नहीं मानूंगा। तो वो तुम्हें बम से उड़ा देगा। ऐसा करना उसके लिए बहुत आसान है। तुम मरना पसंद करोगे। जो भी हो, मैं धमाके नहीं करूँगा, परंतु तुम्हारी बात से लगता है कि तुम इसके लिए तैयार हो, जगमोहन ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। इस मामले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मुस्कुरा पड़ा देवराज चौहान। जगमोहन क्रोध भरी नज़रों से उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली, वहीं पर टहलने लगा। हामिद अली कहाँ पर है, ये पता करो, जगमोहन कह उठा। क्यों? हम उसे खत्म करके ये खतरा हटा सकते हैं। तुम क्या समझते हो कि बम का रिमोट हामिद अली के पास होगा? देवराज चौहान बोला। तो हमारे शरीरों में लगे बम का रिमोट ऐसे आदमी के पास होगा जो हमसे ज़्यादा दूर नहीं होगा। रिमोट की भी रेंज होती है, रेंज से बाहर वो काम नहीं करेगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कहीं रिमोट उसके पास तो नहीं जो हमारे पीछे लगा रहा दिन भर? उसके पास भी हो सकता है। हम उसे पकड़कर उससे रिमोट छीन सकते हैं। ऐसी कोशिश की तो वो वक्त से पहले ही धमाका कर सकता है, देवराज चौहान बोला। तुम हामिद अली के सामने हथियार डालते दिखाई दे रहे हो। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। तुम आनन फानन अपने विचार जाहिर कर रहे हो और मैं इन हालातों पर सोच रहा हूँ। ये मत भूलो कि हम जो भी बातें कर रहे हैं, हामिद अली इन बातों को हमारे शरीर में लगे ट्रांसमीटर के सहारे सुन रहा है। मेरे ख्याल में हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। फिर क्या होगा? इससे हामिद अली को परेशानी आ जाएगी। एक जगह की उपेक्षा उसे दो जगह नज़र रखनी। वो ऐसा नहीं होने देगा। वो हमें इकट्ठे रहने को कहेगा।
वैसे भी अलग अलग हो जाने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। हमारे शरीरों में रखे बम को बाहर निकालना होगा। हम ऐसी कोशिश करेंगे तो हामिद अली उसी वक्त रिमोट का बटन दबा देगा। तो तुम्हारा मतलब है कि हम बमों को बाहर नहीं निकाल सकते? शायद नहीं निकाल सकते, ये आसान नहीं इतना। तभी देवराज चौहान का फ़ोन बज उठा। ये कमीना हामिद अली ही होगा। जगमोहन के दांत पिच गए। देवराज चौहान ने फ़ोन पर बात की। कार की डिक्की से तुम्हें 2 रिवाल्वर और 4 बम तो मिल ही गए होंगे। हामिद अली की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता नाच उठी। वो तुम्हारे और जगमोहन के लिए हैं। क्या चाहते हो? बहुत मामूली सा काम है। तुम्हें और जगमोहन को पुलिस हेडक्वार्टर में जाना है और उन बमों को वहाँ पर लगा देना है। बम को चालू करके रख देना है और बाहर निकलकर रिमोट से बम को उड़ा देना है। पुलिस हेडक्वार्टर के भीतर कैसे जाना है, इसके लिए तुम्हें और जगमोहन को पुलिस की वर्दी पहननी होगी। ऐसा करते ही बहुत आसान हो जाएगा सारा काम। 10 मिनट में चारों कोनों में बम रखकर बाहर आ जाओगे। ये S-21 नाम का बम है। चीन की नई इजाद है ये बम। बमों की पहली खेप चीन ने मुझे ही दी कि इसे हिंदुस्तान में आजमाऊं। आजमा भी लिया है। मुनावा रेलवे स्टेशन उड़ा दिया। सिर्फ एक ही बम लगाया था वहाँ और स्टेशन का बुरा हाल हो गया। एक धमाका अहमदाबाद में किया। सब मालूम होगा तुम्हें। अब तुम दोनों ने ये चारों बम पुलिस हेडक्वार्टर में। तुमने कैसे सोच लिया हामिद अली कि मैं ये काम करूँगा? देवराज चौहान गुर्राया। इसमें सोचना क्या है? उधर से हामिद अली ने कड़वे स्वर में कहा। तुम दोनों तो मेरे कुत्ते हो। दोनों के गले में हामिद अली के नाम का पट्टा बन चुका है। जो मैं कहूँ वो तो तुम दोनों को करना ही होगा। आतंकवाद पसंद नहीं तुम्हें। मेरे भाई को पाकिस्तान में घुसकर मारा। मेरे कामों को खराब करते रहे। अब मैं तुम दोनों को अपनी राह पर चलाऊंगा। कानून की नज़रों में आतंकवादी बनाकर तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा। फिर देखूंगा तुम दोनों का हाल। कानून डकैती करने वालों की तो ज़्यादा परवाह नहीं करता, परंतु आतंकवादी को नहीं छोड़ता। तुम भागते रहोगे, पीछे पुलिस होगी और कभी भी तुम दोनों को पुलिस कुत्ते की मौत मार देगी। तब तुम दोनों को मारने वाले पुलिस वाले तरक्की पा जाएंगे। हामिद अली से पंगा लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही तुम दोनों को। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, देवराज चौहान ने दांत पींचकर कहा। उधर से हामिद अली हंसा। तुम हमें अपने इशारे पर नहीं चला सकते हामिद अली, तो उड़ा दूँ तुम दोनों को? हामिद अली ने उधर से दरिंदगी से कहा। देवराज चौहान दांत पींचकर रह गया। मैंने तुम्हारी और जगमोहन की बातें सुनी। बहुत तड़प रहे हो बचने के लिए। शरीर के भीतर फिट किए बम को बाहर निकालने की सोच रहे हो। ऐसा होने से पहले ही बम से तुम दोनों को उड़ा दिया जाएगा। वैसे भी वो खास तरह का बम है। गलत हाथों से उसे निकालने की कोशिश की तो वो फट जाएगा। ये मत भूलना कि उसे चालू करने के बाद तुम दोनों के शरीरों में रखा गया है। उसे बाहर निकालना तो मौत को दावत देना होगा। तुम दोनों किसी भी हाल में बच नहीं सकते। बुरी मौत तुम लोगों का नसीब बन चुका है। मेरी बात मानकर अपने जीवन को लंबा कर लोगे, तब तक जियोगे जब तक पुलिस तुम दोनों को नहीं मारेगी। मेरे से पंगा लोगे तो अभी मर जाओगे डकैती मास्टर साहब। मैं तुम दोनों को अभी बम से उड़ा दूंगा, इसलिए मेरी बात तुम दोनों को माननी ही पड़ेगी। देवराज चौहान के होठ बिचे रहे। अब मेरी बारी है हिसाब बराबर करने की। तुम जल्दी तो मरना नहीं चाहोगे देवराज चौहान? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। जवाब दो। चुप रहने से काम नहीं चलेगा डकैती मास्टर साहब। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता। तो कौन कहेगा? हामिद अली की व्यंग्यभरी आवाज़ कानों में पड़ी। जगमोहन से बात कर लो। वो तो बहुत ही नाराज़ दिख रहा है। बातें सुनी उसकी मैंने, तभी तो तुम्हारा उससे बात करना ज़रूरी है। वो तैयार नहीं होगा तो मैं ये काम जरा भी नहीं करूँगा, देवराज चौहान ने कहा और फ़ोन थामे जगमोहन के पास पहुँचा। हामिद अली से बात करो। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा।
दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। मैं क्या करूँगा बात करके, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। वो तुमसे बात करना चाहता है। जगमोहन ने फ़ोन थामा और बात करने लगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और होठ बीचे परेशान सा वहाँ टहलने लगा। कुछ देर बाद उसने जगमोहन को कहते सुना, अभी हमें सोचने का मौका दो। इस काम के लिए हम एकदम तैयार नहीं हो सकते। आज का दिन देता हूँ सोचने के लिए। उधर से हामिद अली ने कहा, एक दिन से कुछ नहीं होगा, 2 दिन का वक्त दो। जगमोहन बोला, 2 दिन ज़्यादा है। तुम कोई ज़्यादा नहीं हामिद अली। तुम हमसे पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाने को कह रहे हो। ये क्या छोटी बात है। तुम्हारी बात मानकर हम आतंकवादियों की श्रेणी में आ जाएंगे। हम इसके लिए अभी तैयार नहीं हैं। ठीक है, आज और कल का दिन देता हूँ कि अपने को तैयार कर लो। परसों पुलिस हेडक्वार्टर उड़ जाना चाहिए। इसके साथ ही उधर से हामिद अली ने फ़ोन बंद कर दिया था। जगमोहन ने फ़ोन कान से हटाया और देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की निगाह उस पर ही थी। ये हामिद अली तो बहुत तेज है, साले ने हमें फंसा लिया। जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरे ख्याल से हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देवराज चौहान ने मुस्कान भरे अंदाज में कस लिया। फंस गए ये तो, जगमोहन ने कहा और उठकर भीतर कमरे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान वहीं टहलने लगा। 2 मिनट बाद जगमोहन वापस लौटा। हाथ में पेन और रजिस्टर था। उसने करीब आकर रजिस्टर पर कुछ लिखा और देवराज चौहान के सामने कर दिया। उस पर लिखा था, इस मुसीबत से बचने के लिए कुछ करो। देवराज चौहान ने रजिस्टर पर लिखा, ये हम दोनों को सोचना है कि कैसे बचें। शरीरों में रखे बमों को निकलवाओ, जगमोहन ने लिखा। हामिद अली की निगाह हर पल हम पर है। देवराज चौहान ने लिखा, अगर जल्दी ही कुछ न किया गया तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी तो हामिद अली 2 दिन का इंतज़ार करेगा, उसके बाद वो रुकेगा नहीं, जगमोहन ने लिखा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे, फिर उसने कुछ नहीं लिखा। मैं डिनर लेकर आता हूँ, जगमोहन ने कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। मार्शल अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा था कि इंटरकॉम का बजर बजने लगा। कहो, मार्शल ने बटन दबाकर कहा। हामिद अली की कोई खबर नहीं मिल रही मार्शल, सतनाम की आवाज़ कानों में पड़ी। ये खबर सुनाने के लिए तुमने मुझे। उस जगह पर पूरी नज़र रखी जा रही है जहाँ मुन्ना के साथी रहते हैं। वहाँ अभी तक कोई उनसे मिलने नहीं आया। वे लोग उनमें से कोई बाहर जाता है तो हमारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। कोई काम की खबर नहीं मिली अभी। मुझे काम की खबर दो सतनाम, मार्शल गंभीर स्वर में बोला। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें मैं तुमसे फिर बात करता हूँ मार्शल, शायद कोई खबर आई है। मार्शल ने इंटरकॉम का बटन दबा दिया। तभी दरवाज़ा खोलकर प्रभाकर ने भीतर प्रवेश किया और बोला, हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हामिद अली की कोई खबर नहीं लग रही। देवराज चौहान और जगमोहन की क्या खबर है? वो अपने बंगले में हैं और हामिद अली के 2 लोग अलग अलग उन पर नज़र रखे हुए हैं, जिनमें से एक मुन्ना है, दूसरा अनीस नाम का है। ये बात मुझे मुन्ना ने बताई। उसका कहना है कि अनीस के पास उन बमों के रिमोट हैं जो बम देवराज चौहान और जगमोहन के शरीर में लगाए गए हैं। रिमोट 50 मीटर के दायरे में काम करता है, इसीलिए हामिद ने अनीस को उन दोनों के 50 मीटर के दायरे के भीतर रहने को कहा है कि जब वो चाहे उन्हें बम से उड़ाने के निर्देश दे सकें। ये सब बातें मुन्ना ने बताई। मैं फ़ोन पर मुन्ना के संपर्क में हूँ। मुन्ना देवराज चौहान के बंगले के बाहर कहीं मौजूद है। उसका कहना है कि रात अपनी जगह दूसरा आदमी रखेगा कि कल सुबह से फिर उन दोनों पर नज़र रख सके। प्रभाकर ने कहा, हमारे एक एजेंट ने अनीस को पहचान लिया है कि वो कार में रहकर देवराज चौहान पर नज़र रख रहा है। हम अनीस पर काबू पाकर उससे रिमोट ले सकते हैं कि बम विस्फोट में वो देवराज चौहान और जगमोहन को न उड़ा दे। इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। रिमोट और भी हो सकता है सावधानी के तौर पर हामिद अली का और आदमी भी रिमोट के साथ वहाँ कहीं मौजूद हो
और मुन्ना को इस बारे में खबर न हो। प्रभाकर होठ बींचकर रह गया। हमें कोई भी कदम जल्दी में नहीं उठाना चाहिए, ये नाजुक मामला है, मार्शल बोला। सबसे पहले हमें ये जानना है कि उन दोनों की हामिद अली के साथ क्या बात चल रही है। हामिद अली उनसे फ़ोन पर ज़रूर बात कर रहा होगा। हम भी उन्हें फ़ोन कर नहीं कर सकते। ऐसे में देवराज चौहान और जगमोहन के मुंह से निकली बातों को हामिद अली सुन लेगा। हामिद अली ने उनके शरीर के भीतर ट्रांसमीटर फिट कर रखे हैं। हामिद अली को सतर्क करने की मत सोचो। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा कि। ज़रूर, वही तो तुम्हें कहने जा रहा हूँ। उन दोनों तक ट्रांसमीटर पहुँचा दो, मार्शल ने कहा। ट्रांसमीटर? जगमोहन के लिए भी, देवराज चौहान के लिए भी। मुन्ना उन तक ट्रांसमीटर पहुँचाएगा ताकि हम ये जान सकें कि दोनों इस वक्त किन हालातों से गुजर रहे हैं। हामिद अली से क्या बातें चल रही है? मार्शल का स्वर गंभीर था। साथ ही उन दोनों का हौसला बढ़ेगा ये जानकर कि हम इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। प्रभाकर के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। थैंक यू मार्शल, वो बोला। तुम्हारा ख्याल था कि मैं देवराज चौहान और जगमोहन के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, मार्शल बोला। प्रभाकर चुप रहा। तुम देवराज चौहान और जगमोहन के लिए मन में नर्म ख्याल रखते हो, ये मैं जानता हूँ, परंतु मेरे भी दुश्मन नहीं है वो। अगर हम उनके लिए कुछ भी कर सके तो ज़रूर करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हामिद अली के शिकंजे से उन्हें निकाल लें। अगर कोई रास्ता नहीं बचा, हम उन्हें नहीं बचा सके, तो तब हमें सख्ती पर उतरना होगा उनके लिए। प्रभाकर गंभीर दिखा। तुम मुन्ना से संपर्क करो और ट्रांसमीटर उसके द्वारा देवराज चौहान तक पहुंचा दो। यस मार्शल, परंतु हामिद अली, हमारे एजेंट और मुखबिर काम कर रहे हैं। उसकी खबर मिलते ही हम हरकत में आ जाएंगे, परंतु हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। हमारा जरा सा गलत कदम देवराज चौहान और जगमोहन को मौत दे सकता है। हामिद अली को भनक भी लग गई कि हम इस मामले में दखल दे रहे हैं तो वो इन दोनों को फौरन उड़ा देगा। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।